हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? फास्फोरस पीएच3 के बारे में पढ़ रहे थे ना। देखो, कल हमने बोला था आपसे पीएच3 और एनएच3 में पहला बात तो ये है कि इसका हाइब्रिडेशन नहीं होता है। नो हाइब्रिडेशन, नो हाइब्रिडेशन, जबकि हाइब्रिडाइज होता है। अब ये केमिस्ट्री में एक रूल आया, ठीक है, हालांकि वो बहुत अप्लाई नहीं होता है। बेंट रूल, सॉरी बेंट रूल नहीं, ड्रैगन। तो ड्रैगन रूल लिख लो, लेकिन अप्लाई ज्यादा पे नहीं करना है, ठीक है। क्या होता है लिख लो, ड्रैगन रूल। इफ द सेंट्रल एटम, इफ द सेंट्रल, ये हाइब्रिडेशन क्यों नहीं होता है, इसका जवाब ये दे रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क हमारा जो लगा हुआ था कि हाइब्रिडेशन क्यों नहीं हो रहा है, इसका ये जवाब दे रहा है। जो जवाब देगा उसको बोल देंगे ड्रैगन रूल है। इफ द सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल belongs to 15th और 16th group and is in third period और बिलो, मतलब सेकेंड पीरियड का नहीं होना चाहिए, और ग्रुप 15 और 16 का होना चाहिए, और थर्ड पीरियड का नीचे होना चाहिए। एंड is bonded to a particular, sorry below and is bonded to a and is bonded to a substitution having electronegativity less than equal to 2.5, then lone pair present in s orbital does not participate in the hybridization and bond are formed and bond are formed by pure p orbitals are found to be pure orbitals as pure orbitals are
at 90 degree to each other. The angle between bond pair angle between bond pair are found to be close to 90 degree. Lone pair of s orbital lie in pure s orbital. हाँ, ये ड्रैगन रूल है, इस पे ज्यादा पे अप्लाई नहीं करना है। अब समझ लो क्या है। मान लो फास्फोरस है, द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स बिलोंग्स टू 15 और 16 ग्रुप। ये 15 ग्रुप का है एंड इज इन द थर्ड पीरियड एंड बिलो, मतलब सेकेंड पीरियड नहीं चलेगा, यानी नाइट्रोजन नहीं चलेगा। क्या चलेगा? सेकेंड पीरियड और उसके नीचे वाला आइटम चलेंगे। ये थर्ड पीरियड में है, चलेगा। एंड इज बॉन्डेड टू ए सब्स्टिट्यूशन हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5। जो इसके साथ सब्स्टिट्यूट है उस ग्रुप का उस ग्रुप बोलो या उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होना चाहिए। ये भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है। यानी पहला कंडीशन हमारा ये है कि सेंट्रल एटम या तो 15 ग्रुप या 16 ग्रुप का होना चाहिए। दूसरा ग्रुप ये है कि थर्ड पीरियड का या उससे नीचे का होना चाहिए, तो ये भी ग्रुप सेटिस्फाइड है। तीसरा हमारा कंडीशन ये है कि जो उससे अटैच एटम है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होना चाहिए है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। देन लोन पेयर प्रेजेंट, तब क्या होगा? तो जब ये कंडीशन इतना सेटिस्फाइड हो गया तो होगा क्या? जब इतना कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो क्या होगा? देन लोन पेयर इन एस ऑर्बिटल, यानी जो ये लोन पेयर एस ऑर्बिटल का है, जो ये लोन पेयर एस ऑर्बिटल का है, डज नॉट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन दी हाइब्रिडेशन, वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एंड बॉन्ड आर फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल्स, यानी उसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा, यानी उसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा। तो जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उसका लोन पेयर हो या बॉन्ड जो बन रहा है उसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा, वो प्योर ऑर्बिटल्स में जैसे VBT ओवरलैपिंग हो रहा था उस टाइप का ओवरलैपिंग होगा, यानी हाइब्रिडेशन यहाँ पर काम नहीं करेगा एज ए प्योर ऑर्बिटल्स आर। अब ये एंगल वाला मैं समझा रहा हूं, वो लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे को तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, 15 ग्रुप या 16 ग्रुप का होना चाहिए, थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड के बिलो होना चाहिए, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन। अब से हम बात करेंगे PCl3 में, तो PCl3 में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये 15 ग्रुप का है, थर्ड पीरियड का है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लगभग 3 के आसपास है, तो इसमें ड्रैगन रूल फेल हो जाएगा, इसमें नहीं काम करेगा। इसीलिए लिमिटेड कंसेप्ट है ये, तो उस केस में इसका हाइब्रिडेशन नहीं होता है। तो अगर कोई बोलेगा कि PH3 में क्यों हाइब्रिडेशन नहीं होता है, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू ड्रैगन रूल तीन कंडीशन, जो सेंट्रल एटम है वो ग्रुप नंबर 15 या 16 से बिलोंग करना चाहिए, जो कि कर रहा है। सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड और उसके नीचे वाला होना चाहिए, है भी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, जिसका जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से कम होना चाहिए, है भी।
जब ये तीन कंडीशन होगा तो वहां हाइब्रिडेशन फॉलो नहीं होता है। तो क्या होता है, नॉर्मल जैसे वीबीटी बॉन्डिंग कर रहा था sp 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 वैसा ओवरलैपिंग होगा, कोई नया ओवरलैपिंग, कोई नया हाइब्रिडेशन नहीं होगा। यही है ड्रैगन रूल। अब बात करते हैं हम इसमें बॉन्ड एंगल का, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल का अगर हम बात करें तो फास्फोरस में pH3 है, एक लोन पेयर है। तो फास्फोरस में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। यही है आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है और 3 इलेक्ट्रॉन यहां है ना। तो फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, p में। तो ये sp ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये sp ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये sp ओवरलैपिंग हो जाएगा। अच्छा ये प्योर s में है, ये प्योर s में है, प्योर s में है। अच्छा ये जो है px है, ये py है और pz है। तो ये एक px है, एक px है और एक py है और एक pz है। यहां ओवरलैपिंग हुआ है, यहां हुआ है और यहां हुआ है, यही हुआ है ना ओवरलैपिंग। इसमें हाइब्रिडाइज नहीं होता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। दिस वन इज sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, दिस वन इज sp ओवरलैपिंग, दिस वन इज sp ओवरलैपिंग। अच्छा इसके पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से, अच्छा ये जो दोनों है ये, इनमें कितना डिग्री का एंगल बनेगा। चलो मैं तीसरा हटा दे रहा हूं, तो तीसरा जब मैं हटाऊंगा तो यहां पर इनमें कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसीलिए ये अप्रोक्स इसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन थोड़ा सा 90 से अप्रोक्स होता है, 90 से थोड़ा ज्यादा होता है इसका, अमोनिया की तरह नहीं होता है। और एक चीज ध्यान रखने वाला बात ये है कि इसका जो ये लोन पेयर है वो प्योर एस में है। इसका एक, इस पे एक क्वेश्चन बनता है, तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो ड्रैगन रूल को फॉलो करना, ज्यादा फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ये स्पेशल केसेज में फॉलो कर, मतलब बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, कब क्वेश्चन क्या हम देंगे। अच्छा पहला जो 3 क्वेश्चन मैं कल भेजा था वो क्या क्या था, अमोनिया इज मोर बेसिक देन, अमोनिया इज मोर बेसिक देन pH3। pH3 को बोलते हैं फॉस्फीन, pH3 इज नोन एज फॉस्फीन। तो हम लिखेंगे अमोनिया, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन pH3, वाई। अब देखो बेस क्यों हम बोल रहे हैं, तो हमने पढ़ा है कि बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपना लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अच्छा ये लोन पेयर डोनेट करेगा, यहां जो लोन पेयर है, यहां जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइज है, यानी ये जो लोन पेयर है वो sp3 में है, यानी यहां पर लोन पेयर का s कैरेक्टर जो है वो 25% है। अच्छा pH3 में जो लोन पेयर है, तो यहां तो हाइब्रिडाइज नहीं है लोन पेयर, यहां हाइब्रिडाइज नहीं है, इसके वजह से इसमें जो s कैरेक्टर है वो 100% है। मतलब ये हुआ ना कि वो प्योर है, वो प्योर है, उसका हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, वो इम्प्योर नहीं हुआ है, वो प्योर है, वो मिक्सिंग नहीं हुआ है। अच्छा s परसेंटेज ज्यादा होने से मतलब क्या होता है, s परसेंटेज ज्यादा होने से मतलब क्या हुआ, s परसेंटेज ज्यादा होने से मीनिंग क्या हुआ, उसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब वो जल्दी लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, लोन पेयर वो डोनेट जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि डोनेट करना उसको, तो डोनेट वो जल्दी नहीं करेगा, यानी एस कैरेक्टर ज्यादा है तो जल्दी डोनेट नहीं करेगा। तो जल्दी डोनेट कौन करेगा, तो जिसमें एस परसेंटेज कम होगा। तो इसीलिए अपना जो लोन पेयर है वो अमोनिया जो है वो जल्दी फास्ट क्या कर देता है, लोन पेयर डोनेट कर देता है। इसी के वजह से ये अमोनिया जो है एक अच्छा बेस होता है, इसी की वजह से अमोनिया इज ए गुड बेस देन pH3, ठीक है। अच्छा अब इसी पे मैं समझा दे रहा हूं, ये तो समझ में आ गया होगा, आसान है अब, ठीक है। अब इसमें sp3 मत लिखना, याद रखना,
फॉस्फीन में sp3 नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ डोनेट जल्दी नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्योर एस में है, उसको पकड़ के रखेगा वो। टॉप टू बॉटम बेसिसिटी हो घटता चला जाता है, ठीक है। अगर तुम आगे बात करोगे तो NH3 ये है हाइड्राइड, ये है नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड। इसमें टॉप टू बॉटम जो बेसिसिटी होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। उसमें भी ड्रैगन रूल का अप्लाई होगा, ड्रैगन रूल उस पर अप्लाई होगा क्योंकि थर्ड पीरियड से नीचे है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बॉन्ड इतना डिफरेंस क्यों है अमोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 होता है, बॉन्ड एंगल इनके बीच में 107 होता है, सॉरी हाँ 107 डिग्री होगा, जबकि फॉस्फीन में लगभग ये 94 के बराबर होता है। इतना डिफरेंस क्यों है, तो समझ में अब आ गया होगा इतना डिफरेंस का रीजन क्या है। अच्छा, इसके बाद जो डिफरेंस है वो कम है, देखे होगे, तो इतना इसमें डिफरेंस क्यों है कम, तो इसमें लिखेंगे इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होता है, लिख लेना अकॉर्डिंग टू ड्रैगन रूल pH3 विल नॉट हाइब्रिडाइज, दैट्स वाई ये डायरेक्ट VBT के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग होता है, और VBT के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग होता है इसलिए इसमें अप्रॉक्स 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी के वजह से ना ड्रैगन रूल का जनरेशन हुआ है। कितना डिफरेंस क्यों आया, रीजन क्या है, तब एक नया रूल लेके आया गया। ये तुम्हारा वॉल्यूम में है भी नहीं, शायद वॉल्यूम में नहीं है ड्रैगन रूल हमारा। तो ये बॉन्ड एंगल इतना डिफरेंस की वजह से एक लॉजिक बता दिया गया, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल हमारा हो गया ना। तीसरा क्वेश्चन क्या था, पहला बेस था, दूसरा बॉन्ड एंगल था, तीसरा क्या क्वेश्चन था हमारा, तीसरा एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, एक बेसिक वाला दिया था, अच्छा pH3 और PF3 में बॉन्ड एंगल, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं 10 pH3 और PF3 में बॉन्ड एंगल। pH3 और PF3 में बॉन्ड एंगल, अच्छा pH3 और PF3 में हम बॉन्ड एंगल का कंपेयर कर क्यों रहे हैं, क्या रीजन है कंपेयर करने का। pH3 और PF3 में बॉन्ड एंगल का रीजन क्या कंपेयर करने क्यों है, तो हम बोलेंगे इसमें अगर हम रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो क्यों हम कंपेयर करना जरूरी है। मान लो हम कुछ नहीं जानते थे तो रूल के अकॉर्डिंग क्या बात करते हैं हम, रूल के अकॉर्डिंग देखो कैसे बात करते हैं। इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, इसका हाइब्रिडेशन sp3 ये तो सही है। इसका बॉन्ड एंगल 109.28 से कम थोड़ा सा, क्योंकि एक लोन पेयर है। इसका 109.28 से थोड़ा सा कम क्योंकि एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर भी सेम आ गया और हाइब्रिडेशन भी सेम आ गया। कहाँ जाएंगे, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम फास्फोरस है, सेंट्रल एटम फास्फोरस है,
सेंट्रल एटम भी सेम आ गया। हम कहाँ जाएंगे? स्टेप 1 2 3, स्टेप 4 पे साइड एटम पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ साइड एटम यहाँ है। अब मुझे बताओ इस सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउडिंग ज्यादा होगा या इस सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउडिंग ज्यादा होगा? ए पे होगा या बी पे होगा? ए पे ज्यादा होगा। तो ए पे जब ज्यादा होगा, सेंट्रल एटम अगर ए पे इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग गलत आता है। यही रूल के अकॉर्डिंग गलत, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर इस दोनों में क्या लॉजिक, इसका बॉन्ड एंगल क्यों ज्यादा होता है? ये 94 के अप्रोक्स होता है, ये 98 के अप्रोक्स होता है। इतना ये उल्टा क्यों हो गया है? अब बताओ मेरे को उल्टा क्यों हुआ है? जबकि ये सब गलत निकाला मैंने, ये सब नहीं निकलेगा ऐसे। तो तुम अगर नहीं जानते तो ऐसे निकालते ना। अब बताओ मेरे को यहाँ एंगल क्यों ज्यादा है इसका? अच्छा, यहाँ तो हाइब्रिडेशन होगा, यहाँ सही है, ये हाइब्रिडेशन सही है, ये मत सोचना कि ये हाइब्रिडेशन गलत है, ये सब सही है। ड्यू टू प्योर ऑर्बिटल्स ड्रैगन रूल इन pH3 बैक बॉन्डिंग अफेक्टेड। हाँ, इसमें ड्रैगन रूल लग रहा है ना, लेकिन एंगल को डिफाइन करना है। एंगल ड्रैगन रूल से नहीं आएगा, इसका एंगल ड्रैगन रूल से आएगा। लेकिन जब इनका एंगल करना है तो मुझे बताओ अब देखो यहां पर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से बैक बॉन्डिंग बनेगा, बैक बॉन्डिंग बनेगा। बैक बॉन्डिंग बने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो जितना रिपल्सन होना चाहिए था उतना अब इधर से भी रिपल्सन होगा, इसलिए बॉन्ड थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है। इसमें लिख लेना, अगर ऑप्शन में ड्रैगन, हालांकि ऑप्शन में ड्रैगन रोल कभी देगा नहीं क्योंकि वो अभी सिस्टम में आया नहीं है, ठीक है, अभी ऑप्शन में मिलेगा नहीं। मे भी कहीं कहीं एडवांस में दे दे, वो अलग मैटर है। यहाँ लिख लेना ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। ये लोन पेयर डबल बॉन्ड का थोड़ा सा रिपल्सन होगा तो बॉन्ड थोड़ा सा स्प्रेड होता है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये थोड़ा स्प्रेड होगा कि डबल बॉन्ड में थोड़ा रिपल्सन मारेगा, ये इधर से उतना नहीं कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा स्पेंड करेगा ये, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो बाकी सारे चीजें हमने डिफाइन कर दिया था। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख लेना, नेक्स्ट लिखना एक, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, नीट में तो 2 से 3 बार आया है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी Cl2 का, देन Br2 का, और देन F2 का, और देन I2 का। अब मुझे बताओ सब में सिंगल बॉन्ड है तो फिर फ्लोरीन इतना पीछे क्यों? बॉन्ड इतना, और ये कई बार नीट में आया क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना Br के बाद आता है इसका जगह। अब मुझे बताओ इतना दूर क्यों? ब्रोमीन फ्लोरीन के बॉन्ड तोड़ने में इतना कम एनर्जी क्यों लगा है? इसमें जो है वो थोड़ा सा एग्जैक्ट लॉजिक तो हम नहीं देंगे, इसमें थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू लोन बैक बॉन्डिंग। इस मान लो सिंगल बॉन्ड रहता तो ये इधर से लोन पेयर क्या करता है, इसको दबाता, ये कॉन्ट्रैक्ट होता ना। सिंगल बॉन्ड में अगर ये रहता तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करता ये लोन पेयर, इधर से इसको दबाता, ये छोटा होता है। लेकिन अब इसका लोन पेयर पार्शियल डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया है, तो
तो बैक बॉन्डिंग बनने की वजह से अब ये रिपल्सन तो होगा, लेकिन ये बॉन्ड में और इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड में थोड़ा सा रिपल्सन इधर से भी होगा, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था उतना नहीं होगा, अब थोड़ा सा कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में रिपल्सन भी होता है, डबल बॉन्ड में रिपल्सन होता है, तो उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए था। बराबर है क्या? ये इसका लॉजिक है। अब मुझे बताओ यहां पर बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा है, फ्लोरीन का तीसरे नंबर पे क्यों है? फ्लोरीन है वैकेंट ऑर्बिटल, इसलिए नहीं। फ्लोरीन के पास देखो, फ्लोरीन के पास लिख लेना, फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है। फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है। फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है। अब मुझे बताओ लोन पेयर और लोन पेयर में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब फ्लोरीन का एक तो साइज छोटा है, साइज स्मॉल है, और ऊपर से इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो यहां पर लोन पेयर में और लोन पेयर में खुद ही रिपल्सन हो जाता है, यानी इसके घर में ही झगड़े हो गए। तो साइज छोटा होने की वजह से इस लोन पेयर में रिपल्सन हो गया है। रिपल्सन होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो वीक पड़ गया है, बॉन्ड वीक हो गया है, खुद ही वीक हो गया है, इसलिए इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होता है, बॉन्ड एनर्जी लेस होता है। ठीक है, अब इसके उल्टा समझो, पहले ऐसे समझो, होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था ऐसे, फ्लोरीन और फ्लोरीन के अंदर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा है तो ये तोड़ने में आसान होगा, ब्रोमीन और बड़ा है ये तोड़ना और आसान हो जाएगा, आयोडीन और बड़ा है ये तोड़ना और आसान हो जाएगा। होना चाहिए था फ्लोरीन को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगना चाहिए था, देन क्लोरीन को तोड़ने में, देन ब्रोमीन को तोड़ने में, देन आयोडीन को तोड़ने में लगना चाहिए था, क्योंकि इसका साइज ज्यादा होने की वजह से आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होगा। अगर हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो बॉन्ड लेंथ आयोडीन का ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ तो उसको तोड़ना आसान होता है, तो तोड़ना जब आसान होगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे पीछे आ जाएगा। बॉन्ड एनर्जी बोले तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यानी तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, तो इसको तोड़ना आसान है। लेकिन ये भाई साहब फ्लोरीन जो है तीसरे नंबर पे आ गया है, ये जो है फ्लोरीन वो तीसरे नंबर पे आ गया है। ऐसा क्यों? तो सिंपल से इसका आंसर है कि यहां का लोन पेयर खुद रिपल्सन क्रिएट कर देगा। अगर एक तो लेंथ छोटा है, ऐसा भी नहीं कि लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा है, बॉन्ड लेंथ छोटा है, मतलब साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल मतलब बॉन्ड लेंथ छोटा है, बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, तो बॉन्ड लेंथ स्मॉल है और ऊपर से क्या है? इन लोन पेयर में रिपल्सन है, इनमें और इनमें, तो जब ये रिपल्सन करेंगे तो बॉन्ड थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। इसमें लिख लेना, हाँ ये सेम लॉजिक हम अप्लाई करते हैं 16 पे। तो अभी हम आगे आ रहे हैं, तो पहले इसको लिख लो, पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखो, कई बार नीट में आया हुआ है, अब समझ में आ गया होगा। अगर साइज छोटा है और लोन पेयर है तो रिपल्सन क्रिएट करेगा, लिख लिए। अब देखो इसके ऊपर लोन पेयर के ऊपर और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ये सब चीजें मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर हम ग्रुप नंबर 15 के बारे में बात करें तो N2 होता है और P4 होता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है फास्फोरस ऐसा बॉन्ड बनाता है। ध्यान से सुनना, इसमें 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, और लिखते चलना सारे, ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है, और ये सब चीजें ऐसा नहीं कि थ्योरी में कहां मिलेगा सब तब हम पढ़ेंगे, ये थ्योरी में मिलेगा, एक मिलेगा तुम्हें महाराष्ट्र में तो एक मिलेगा यूपी में,
इसलिए एक साथ मैं बता रहा हूं कि यहां पर क्या होगा। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, और फास्फोरस फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है और फास्फोरस फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड है। अब देखो पूछा यह जाता है कि अगर नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता तो क्या होता। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता तो क्या होता। तो सिंगल बॉन्ड अगर होता तो नाइट्रोजन कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता या ना होता वो अलग की बात है। ये लोन पेयर इसके बॉन्ड को तोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है, ठीक है। इसके वजह से ये लोन पेयर रिपल्सन के वजह से, ये मतलब लॉजिक में बता रहा हूं, ठीक है। रिपल्सन की वजह से, ये नहीं कि सर फ्लोरीन का तो और साइज छोटा है तो वो क्यों नहीं टूट रहा है, ठीक है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो ये सोचने का एक तरीका मैं बता रहा हूं कि लोन पेयर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ध्यान से सुनना, फास्फोरस में सिंगल होता है, ये फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाया है, और यहां अगर हम हाइब्रिडेशन देखें तो sp3 है, यानी बॉन्ड एंगल 109.28 से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होता है। रहना चाहिए इतना पे और रहता है 60 डिग्री पे। इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेन, इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेन, सॉरी एंगल स्ट्रेन, दैट इज नोन एज एंगल स्ट्रेन। जैसे कोई चीज रहना चाहिए इतना डिग्री पे और रहता है 60 डिग्री पे, तो हम इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, यानी स्प्रिंग के जैसा है कि स्प्रिंग रहना चाहता है इतना पे, हम उसको प्रेस करके रखें इतना पे, तो छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये भागता है। इसको एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। और इसीलिए फास्फोरस जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। पटाखे में आग लगाने के लिए यूज करते हैं फास्फोरस का यूज, हम कहां करते हैं, पटाखे में, माचिस की तिल्ली पे, रिएक्टिव। जबकि नाइट्रोजन जो होता है वो अनरिएक्टिव है, इनर्ट के जैसा ही है, अनरिएक्टिव है। तो फास्फोरस, नाइट्रोजन के ग्रुप का फास्फोरस, ये अनरिएक्टिव है और ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। ये गैसियस फेज में होता है और ये सॉलिड फेज में होता है। इसका तो रीजन हम आगे देंगे जब वैन डर वाल पढ़ाएंगे तब, कि ये गैसियस में क्यों है और ये सॉलिड में क्यों है। ये वैन डर वाल की वजह से। तो अगर कोई पूछेगा कि फास्फोरस इतना रिएक्टिव क्यों है और नाइट्रोजन रिएक्टिव क्यों नहीं है, व्हाई फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन, तो हम वो आंसर बोलेंगे ड्यू टू एंगल स्ट्रेन इन फास्फोरस। रहना चाहिए इतना पे, रहता है इतना पे, इसीलिए एंगल स्ट्रेन प्रेशर में है ये, तो प्रेशर के वजह से इसमें रिएक्टिविटी आ जाती है, जबकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होता है। ये सब मैं जनरलाइज बातें कर रहा हूं, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सब चीजें हम थोड़ा सा जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तभी हम जान लेते हैं ये सब चीजें ऐसा क्यों होता है। तो फास्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या है, रहना चाहिए था इतना पे, रहता है इतना पे, तो प्रेशर तो होगा ही ना उसके। अच्छा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होता है, तो ये फास्फोरस का साइज ज्यादा है, तो ये दूर दूर रहते हैं, तो ये लोन पेयर में उतना रिपल्सन नहीं होता है, इस लोन पेयर में उतना रिपल्सन नहीं होता है। तो फास्फोरस का बॉन्ड ऐसे बनता है। उसी तरह से ये चीजें अप्लाई कर सकते हो किस पे, O2 पे और S8 में। O2 ऐसे बनता है और S8 कैसा होता है, S8 कैसा होता है, क्राउन शेप का होता है। सल्फर में सिंगल बॉन्ड होता है, सल्फर में सिंगल बॉन्ड होता है, सब सल्फर है, जबकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। ऐसा क्यों, ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स।
वैन डर वाल फोर्स, तो हम आगे डिस्कस करेंगे वैन डर वाल फोर्स का, ठीक है। तो हमारा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी, अभी बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अभी एमओटी पढ़ने वाले हैं। तो जब हम एमओटी पढ़ेंगे उस केस में, जब हम एमओटी पढ़ेंगे उस केस में फिर से हम बॉन्ड आपका लेंथ और बॉन्ड एनर्जी डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए हम ज्यादा उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का एक दो क्वेश्चन और है, वो मैं लिखवा दूंगा। अब आगे जो हेडिंग डालो आप, वो हेडिंग डालो। अभी आगे और चीजें विशेष विशेष बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मेन अभी जो हेडिंग अभी डालो वो है डाइपोल मोमेंट, पोलर एंड नॉन पोलर, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसको हेडिंग डाल लो, फिर जैसा जैसा और क्वेश्चन मिलता जाएगा वैसे हम करेंगे, ठीक है। अभी और सारा स्ट्रक्चर भी बनाना है, बोरेक्स का स्ट्रक्चर है, B2A6 का स्ट्रक्चर है, तो धीरे धीरे हम चीजें बीच बीच में सीखते रहेंगे। तो हेडिंग डाल लो डाइपोल मोमेंट, पोलर एंड नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, पोलर एंड नॉन पोलर। वाई फास्फोरस एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन उसी एंगल में एग्जिस्ट करता है, उसका बॉन्ड वैसे ही बनाता ही है, उतना ही बॉन्ड होता है। रहना चाहिए तो 109.28 रहता है 60 डिग्री, उतना ही एंगल बनाता ही है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो उतना नेचुरल है, वो बनाता ही है। सर एन एन के बीच में नाइट सिंगल बॉन्ड होता तो बाद में क्या होता, बाद में टूट टट जाता, बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो लोन पेयर उसको रहने ही नहीं देता। सर 2 क्वेश्चन में लेफ्ट बॉन्ड एंगल इन, अच्छा इसमें रह गया है क्या, उसका आंसर समझ में आ गया है ना, कि H2O और Cl2, और उसमें एक में बैक बॉन्डिंग बनेगा, Cl2O में वो ज्यादा हो जाएगा, पायल पाटिल, ये Cl2O में बैक बॉन्डिंग बनेगा। अच्छा H2O में और H2F में, सॉरी F2O में, ये तो हमने डिस्कस कर दिया था ना, इसका ज्यादा होता है, ये तो मैंने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग कहां ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग यहां ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग यहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग, इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है। तो हम कहां जाएंगे, साइड एटम पे, साइड एटम को यहां चेक करेंगे कि यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग इसमें ज्यादा है। लेकिन यहां पर अगर हम यहां पर बात करेंगे क्लोरीन और क्लोरीन का, ठीक है, तो क्लोरीन का अगर बात करेंगे तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बनाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बनाएगा। तो जो इसके पास लोन पेयर था, जो जिसके वजह से ये क्या था, कंप्रेस हो रहा था, अब इसका लोन पेयर कहां चला गया, लोन पेयर बैक बॉन्डिंग बनाने में बिजी हो गया। इसीलिए यहां पर लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर का रिपल्सन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग बन रहा है, बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा इसका हो जाता है। होना चाहिए था किसका, इससे भी इसके बाद होना, एक्चुअल में होना चाहिए था ऐसा, H2O H2Cl सॉरी Cl2O और F2O ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये उठ के यहां चला जाता है। बैक बॉन्डिंग की वजह से ये लोन पेयर अब लोन पेयर नहीं रह गया है, उसका अस्तित्व थोड़ा सा खत्म हो गया है, इसलिए ज्यादा रिपल्सन अब नहीं करेगा, जबकि यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो जो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड कमी आ रही थी, वो कमी अब यहां रहने नहीं देगा। और किसी को डाउट? अच्छा, और थोड़ा थोड़ा चीजें हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे, अभी हम ज्यादा जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे बात करेंगे। क्लोरीन
Cl इन बॉन्ड एनर्जी, क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होता है Cl बॉन्ड एनर्जी। और किसी को डाउट? और डाउट आता भी है भेजो मेरे को, नहीं तो धीरे धीरे आगे क्लियर होता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे क्लियरिटी आएगी। तो एक हमारा फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस बार जेईई एडवांस इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था एडवांस में वो भी। तो पोलर और नॉन पोलर और डाइपोल मोमेंट। तो स्टार्ट करते हैं पोलर। तो पोलर का तो मीनिंग मैं बता दिया हूं, अगर ए विल अटैच विथ बी इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है देन क्या होगा, ये बॉन्ड थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से शिफ्ट होगा, यानी कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है, यानी बिना इलेक्ट्रोनेगेटिव का इसमें काम नहीं चलने वाला है। तो जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया था उसका यहाँ पर भर भर के उसका एप्लीकेशन है, बिना इलेक्ट्रोनेगेटिव का कहीं काम होने वाला नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफिनेशन क्या है, इट अट्रैक्टेड एबिलिटी टू अट्रैक्टेड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जो शेयरिंग में है उसको अट्रैक्ट करता है। अब रियल मीनिंग समझ में आएगा, ये शेयरिंग में है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, एबिलिटी चाहत रखता है अट्रैक्ट करने का, ये नहीं कि उसको लेके उड़ा देगा, नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट करता है। ये यहाँ पर इसको डिस्प्लेस किया है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इधर अपने तरफ खींच के लाया है, यहां से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर भागा है, डिस्प्लेस हुआ है, इससे दूर गया है, जो इसका अपना था वो दूर चला गया है। ठीक है, ऐसा लाइफ में भी होता है, जो अपना था कभी कभी दूर भी चला जाता है। तो यहाँ पर यहाँ दूरी हो गया इससे, क्योंकि इसका पावर ज्यादा था, तो इस पे पावर ज्यादा था तो ये बोलेगा हम खींच के लाए हैं, तो हम पे माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस लगाओ और यहाँ पर प्लस लगाओ। अब बात रहा कि पार्शियल क्यों, फुल्ली क्यों नहीं, यहाँ फुल्ली क्यों, यहाँ फुल्ली, यहाँ पर फुल्ली प्लस है अब फुल्ली माइनस है, यहाँ पार्शियल क्यों, तो ये परमानेंट लॉस और गेन किया है। ये बोला है तुम्हारे पास पावर ज्यादा है तो तुम खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम परमानेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे। सोडियम की तरह हम नहीं है कि जो परमानेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और हम पे पॉजिटिव लगा दो, नहीं, ये तुम खींचना है तो खींचो, हम थोड़ा सा हमारा इलेक्ट्रॉन दूर ही जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए पार्शियल है, क्योंकि जब तक ये है तब तक ये खींचेगा, और जब तक ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला जाएगा तब तक ये खींच भी नहीं पाएगा, यानी इसके वजह से इसका अस्तित्व है, यानी तब तक ये खींचेगा जब तक इसके साथ जुड़ा हुआ है, जब तक शेयरिंग में है, शेयरिंग से हटेगा ये चार्ज खत्म हो जाएगा, इसीलिए पार्शियल लगाया गया है। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा माइनस, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा प्लस। तो जैसे ये चार्ज क्रिएट होगा तो हम बोलेंगे दैट इज पोलर, पोल क्रिएट हो गया, यानी प्लस और माइनस का क्रिएट होना दैट इज नोन एज पोलर। यानी पहला हमें समझ में आ गया कि जितना भी आयनिक है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड वो पोलर है ही है, तो हमें आयनिक कंपाउंड के बारे में सोचना भी नहीं है कि नॉन पोलर भी होता है, आयनिक कंपाउंड पोलर होता है, लेकिन हमें सस्पेंस रहता है किसमें, कोवैलेंट में, कोवैलेंट में हमें सस्पेंस रहता है कि कोवैलेंट कभी पोलर भी हो सकता है और कभी नॉन पोलर भी हो सकता है। अब इसी में से हमें पहचान करना है कि पोलर है कि नॉन पोलर है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या है तो आगे समझाएंगे हम। तो हमें आयनिक कंपाउंड के बारे में सोचना भी नहीं है कि पोलर है कि नॉन पोलर है, उस पर चार्ज क्रिएट होता ही होता है, क्योंकि एक एस ब्लॉक का और एक पी ब्लॉक का। अच्छा, उसके इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शनल तो होते नहीं है कि कहीं से कैंसिल आउट कर देंगे, तो आयनिक में हमें सस्पेंस नहीं रहता है। अब आयनिक में हम ये नहीं बनाएंगे कि सर MgCl2, अच्छा MgCl2 का हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा, MgCl2 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ MgCl2, sp, तो याद रखना ये हाइब्रिडाइज नहीं होता है। इतने दिन से जो रामायण चल रहा है तो ऐसा मत कर देना कि
राम की सीता की शादी किससे हुआ, समझ में नहीं आया। ये आयनिक है, आयनिक में हाइब्रिडेशन नहीं होता है, आयनिक में हम हाइब्रिडेशन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें लॉस और गेन होता है। सब कहानी शेयरिंग के ऊपर था, जितना भी चीज हुआ वो शेयरिंग की वजह से हुआ। तो कोवैलेंट में सस्पेंस है। अब तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल्स हम इनके मीनिंग और समझेंगे, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो पोलर होगा उसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, और जो पोलर नॉन पोलर होगा म्यू 0 लिखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में सिंपल से इसका क्वेश्चन है, आपको कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, आप बताओ। तो आपको बस इतना ही बताना है, लेकिन वो बताने में इतना आसान नहीं हो बताना। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पोलर और नॉन पोलर का एग्जाम्पल। तो पहले सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, HCl। जितने भी कोवैलेंट है हम उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी पोलर। सेकेंड HF, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू 0। थर्ड HBr, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, म्यू क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ HI, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, म्यू क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। हमने अब 2 पे देख लिया, अब हम देखते हैं 3 पे। यानी 2 एटम रहेगा तो हमें पहचान करना आसान हो जाता है। अब हम 2 वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हम 2 वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे, अब ध्यान से सुनना। अब इसमें वेक्टर लगाना होगा, तो वेक्टर तो पढ़ लिए होगे, वेक्टर का फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस वेक्टर की तरह सोचना है। अब देखो कैसे सोचना है। मान लो CO2 है, CO2 है, अब इसके बारे में सोचना है, तो कैसे सोचेंगे। अब तुम जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही सोचोगे। एक यहां इलेक्ट्रॉन रख दोगे, सेंट्रल एटम पे एक इलेक्ट्रॉन रख दोगे। अब इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है, कार्बन में और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिविटी किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, ज्यादा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा, वेक्टर ऐसे लगाते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा। तो मुझे बताओ कहीं इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, कहीं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है क्या। अब ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दो, ऑब्जेक्ट को एक इधर से 5 न्यूटन से पुश किया जा रहा है, एक इधर से किया जा रहा है 5 न्यूटन से। क्या कहीं ऑब्जेक्ट मूव किया है क्या, नहीं। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो मैं एग्जांपल बताते बताते बताऊंगा कि पोलर और नॉन पोलर का मीनिंग क्या होता है। यानी पोलर में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा इससे दूर भागना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, और ये होते हैं लीनियर, ये है लीनियर। यानी यहां पर हम जो पोलर सोचेंगे, यानी यहां ज्योमेट्री हमारा दिमाग में आना चाहिए बिल्कुल। अगर ज्योमेट्री से इधर उधर हटे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो एक तो वेक्टर सोचना है और एक ज्योमेट्री सोचना है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट सोचना है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में उससे पहले वेक्टर और ज्योमेट्री आना चाहिए, यानी उस कंपाउंड का ज्योमेट्री आना चाहिए, तब वेक्टर आना चाहिए, तब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम नॉलेज देंगे। अब जहां डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं पर क्या होगा, उसमें पोलैरिटी क्रिएट होगा, वहीं पर पोलर क्रिएट होगा। अब हम धीरे धीरे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम पोलर और नॉन पोलर के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो यहाँ हम बोलेंगे म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी CO2 इज नॉन पोलर। अब एग्जांपल नंबर 6 ले रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 6 में हम ले रहे हैं BF3, ठीक है। अब बोरॉन 3 बॉन्ड बना देंगे। अच्छा, इनके बीच में हमें एंगल मालूम है, अब एंगल हमें जानना पड़ेगा। तो एंगल ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। अब हम बोरॉन के पास, और यहाँ फ्लोरीन है, अब सेंट्रल एटम के पास हम रख देंगे एक इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन में और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। फिजिक्स में पढ़े होंगे कि एक ऑब्जेक्ट को 120 डिग्री पे हैंग कर दिया जाता है और उसमें 3 डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहता है, कहीं शिफ्ट नहीं होता है। यानी एक वेक्टर जो है 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे और 120 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया जाए, ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा।
और नहीं तो उससे भी समझना है तो इसका कंपोनेंट ले सकते हो। यहाँ पर एक एक्स और वाई ड्रॉ करो, एक्स कंपोनेंट लो, वाई कंपोनेंट लो, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका एक्स कंपोनेंट लो, इसका वाई कंपोनेंट लो, और ये एक्स वाला एक्स से कैंसिल करेगा और वाई वाला वाई से कैंसिल कर देगा। तो इसमें कहीं रिजल्टेंट नहीं होगा तो म्यू 0 होगा। तो कहने का मतलब अगर हमें म्यू के बारे में जानना है, यानी ये नॉन पोलर है, पोलर के बारे में जानना है तो हमारे दिमाग में ज्योमेट्री जरूर आना चाहिए। ज्योमेट्री आने के बाद वेक्टर हमारे दिमाग में जरूर आना चाहिए। वेक्टर जब आ गया, इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग के बारे में सोचेंगे। 3 चीजें सोचना है। क्या क्या सोचोगे? ज्योमेट्री हमारे दिमाग में भर भर के आना चाहिए। दूसरा, वेक्टर के बारे में सोचेंगे। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग के बारे में सोचेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो वो शिफ्टिंग फोर्स के अकॉर्डिंग बता देगा। ये एक टाइप का फोर्स ही है ना जो खींच रहा है। तो ये फोर्स आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फोर्स लग गया, वेक्टर लग गया, और यहां इलेक्ट्रॉन रख दो सेंटर एटम पे। CO2 कैसे 0 हुआ? सॉरी, यहाँ CO2 0 होगा, गलती से हो गया। CO2 0 होगा, ये 0 होगा, नॉन पोलर होगा, वो शिफ्टिंग नहीं होगा। ठीक है, चलो तो आप घर से करके लाओगे। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन एक अभी और एग्जाम्पल आपको बता दूं मैं। किसका? लगभग कंसेप्ट यही है। जो पकड़ना, जिसको पकड़ना है इतना ही में पकड़ लेगा। बस एक और कंसेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 6-7 बता दे रहा हूं। वाटर बता रहा हूं। अब अभी तक लोन पेयर वाला हमने एक भी एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो वाटर का एग्जाम्पल, वाटर ये है। अब ये दोनों में कौन खींचेगा? अब देखो, यहाँ सेंटर एटम पे इलेक्ट्रॉन मत रखना, क्योंकि ये इधर ही खींचेगा। अच्छा, ये इधर ही खींचेगा। एक चीज मैं समझा दूं, इसका रीजन बाद में बताऊंगा। लोन पेयर अपने तरफ खींचता है, उसका लॉजिक में बाद में बताऊंगा क्यों अपने तरफ खींचता है। तो याद रखना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये कैसा है सर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? ये तो नेगेटिव रिपल्सन, तो उसके बारे में हम बाद में जवाब देंगे। तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, लोन पेयर अपने तरफ खींच रहा है। तो कुल मिला के वेक्टर कहां जा रहा है? एक तरफ जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है, और ये शिफ्टिंग इधर जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं में इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो रहा है, इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबका बताएंगे। BF3 का फिजिक्स में जानते हो तुम लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यहां इलेक्ट्रॉन रख दो, बोरॉन हटा दो, इसको ये खींच रहा है, इसको ये खींच रहा है, और इसको ये खींच रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं डिस्प्लेस होगा क्या? पहला बार में 3 स्टेप में करना, लिख लेना। पहला हमें ज्योमेट्री बनाना है। ज्योमेट्री बनाने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें कहानी मालूम होना चाहिए, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसका कम है, कहां पर खींचेगा, कैसे खींचेगा, और मैं कराते कराते लिखवा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। वेक्टर के बारे में सोचना है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूं ताकि मैं अभी कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, ताकि जिसको थोड़ा बहुत समझ में आ गया वो करके लाओगे। अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अप्रोच बता दिया, डेट्स एनफ, फिर अपना दिमाग लगाओ। अब लोन पेयर अपने तरफ खींचेगा तो म्यू क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0, यानी ये पोलर है, वाटर इज पोलर, ये म्यू 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें जानना है। अब हम बात करते हैं किसका? एक GF2 का। अब इसमें लोन पेयर है, ये मत सोचना है कि लोन पेयर रहेगा तो हमेशा। अब एक GF2 ऐसे बनता है, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, क्योंकि बिना ज्योमेट्री के बना नहीं पाएंगे हम। 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल पर रहता है, और ये इधर रहता है, फ्लोरीन और फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन रख दो कहां? इलेक्ट्रॉन रख दो जेनॉन पे, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, और ये इधर खींचेगा। यानी लोन पेयर के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग नहीं होगा, क्योंकि 120 डिग्री पे ये वेक्टर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 120 डिग्री पे ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। फिजिक्स में पढ़े होगे ना, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट।
कुल मिला के एक लाइन जानना है कि एक ऑब्जेक्ट को 120 डिग्री पे हैंग कर दिया जाए 3 डायरेक्शन में हवा में, और उसके बीच में 120 डिग्री का एंगल बने, तो वो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा और फोर्स इक्वल होना चाहिए। लेकिन तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा वो। और ये फ्लोरीन को इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, लीनियर है ये ऐसे लीनियर है। तो कहीं इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, ये इधर खींचेगा और इसको जाने नहीं देगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट डिस्प्लेस्ड, दैट्स व्हाई इट इज म्यू इक्वल टू 0। लंबी थ्योरम। तो क्या क्या सोचोगे, एक और एग्जांपल दिखा दे रहे हैं। मैं कल एग्जांपल सब बताऊंगा 1 बाय 1, ये तुम्हें बस अप्रोच बता रहा हूं, कैसे अप्रोच से सोचो। चलो तुम्हारे दिमाग में कोई आए तो बताओ मेरे को। चलो PCl3 को ले लेते हैं, PCl Cl Cl लोन पेयर। अच्छा, ये इधर खींचेगा, यहां इलेक्ट्रॉन रख दो, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। नहीं तो सबसे बेटर है इसका स्ट्रक्चर बना दो ट्रायगोनल पिरामिडल। यहां स्ट्रक्चर बना दो, क्लियर क्लियर दिख जाएगा। ये ट्रायगोनल प्लेनर है, सॉरी पिरामिडल है। यहां इलेक्ट्रॉन रख दो, यहां इलेक्ट्रॉन रख दो, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। अब मुझे बताओ क्या तीनों फोर्स इक्वल है क्या, ये खींचने वाले? ये क्लोरीन क्लोरीन तो इक्वल है क्या? लोन पेयर का पावर इसके जैसा है? यहाँ तीनों फोर्स इक्वल नहीं है। फिजिक्स में कल पढ़ के आना कि अगर तीनों फोर्स इक्वल नहीं रहे, F1 और F2, तो ये जो है वो तीनों फोर्स इक्वल नहीं रहेगा, तो ये डिस्प्लेस किसी एक साइड होगा, किसी एक साइड होगा। अच्छा, ये क्लोरीन को रोकने वाला तो कोई है नहीं, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन रखेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचा जाएगा, इसमें म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब इससे पहले किसी ने मेरे से एक दिन 2-4 दिन पहले किसी ने डाउट पूछा था कि सर PH3 में और PF3 में किसका म्यू ज्यादा है? NH3 में, NH3 में और NF3 में। अब दिमाग लगा सकते हो क्या? अब मुझे बताओ, ये इधर खींचा जा रहा है, ये इधर खींचा जा रहा है, ये इधर खींचा जा रहा है, और लोन पेयर कहाँ खींचेगा? अपने तरफ। अब फ्लोरीन में कैसे होगा? ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है और इधर खींच रहा है, लोन पेयर कहाँ खींच रहा है? अपने तरफ। तो बताओ, ये सब मिलके एक तरफ खींच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का इसमें ज्यादा होगा कि इसमें होगा? इसमें कुछ ऐसे लग रहा है, कुछ इसमें ऐसे लग रहा है, तो इसीलिए NH3 का ज्यादा हो जाता है। ये मैं तुम लोग को ऐसे अप्रोच बताया, कल 1 बाय 1 सब बताऊंगा। पहले अब कुछ एग्जाम्पल लिख लो, जिसको आगे है समझ में वो आगे एग्जाम्पल बनाओगे, और नहीं समझ में आया तो मैं 1 बाय 1 आराम से एक एक अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं था, लेक्चर एंड करना था, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट बता दिया। जिसको समझ में आया तो बहुत बेटर है, नहीं आया तो कल मैं अप्रोच स्टार्टिंग से बताएंगे। अब एग्जाम्पल लिख लो आप कि कौन म्यू क्या है और कौन म्यू क्या नहीं है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं और उसको होमवर्क करके लाना, अपना दिमाग लगा के लाना, कौन किसका म्यू 0 है, किसका म्यू 0 नहीं है। ठीक है, चलो। तो यूनिट वगैरह कल बताएंगे हम कि इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, चलो बुक से देख के बाद में लिखेंगे, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, किसका किसका कल निकाल के लाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं बोरॉन से ही। BCl3, BF3, Br3, Bi3, AlCl3, CO2, एक GF2, एक GF4, एक GF6, PCl5, PCl3,
PCl3F2 H2SO4 H3PO4 HClO4 SO2 SO3 BeCl2 BF2 CH4 CHCl3 CH2Cl2। पिछले साल का IIT-JEE का क्वेश्चन है, इसमें कंपेयर करना था। NO2 NO N2O4 N2O5 H2O C6H6। चलो ऑर्गेनिक में एंट्री मारते हैं। Cl अभी कम से कम 200 से 300 एग्जाम्पल करेंगे हम। Cl 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 Cl। अभी घबरा मत जाना कि इतना खत्म, ये मैंने बस अप्रोच बताया, कल इसको आराम आराम से हम टीच करेंगे, ठीक है। अभी कम से कम 200 से 300 एग्जाम्पल हम करेंगे इसका, पूरा ऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक सारे करेंगे हम, ठीक है। तो लिख लो अभी, इतना दिमाग लगा के लाना, बाकी हम कल 1 बाय 1 सब टीच करेंगे, ओके। और इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। कहीं कहीं हमें अप्रोच को जानना है। सबसे मतलब फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे आसान भी है। आसान तब लगेगा जब उसको आप सही से स्ट्रक्चर बनाना जानते हो तब। इसीलिए मैं बोला था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वेस्पर थ्योरी में स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना, कि उसके बिना ये नहीं आएगा। और जब वो सीख लोगे तो इसमें आना आसान है, 2 मिनट का काम है। बस दिमाग में ही बन जाता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल नहीं कर रहा है। कैंसिल नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो पोलर होगा, बस बात खत्म। ओके, थैंक्स टू ऑल।